नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री धामी ने छारछुम में काली नदी पर भारत नेपाल स्पान सेतु का शिलान्यास किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत नेपाल के बीच छारछुम में इस पुल के बनने से दोनों देशों के बीच आवागमन सुलभ होगा, साथ ही पर्यटन एवं रोजगार आदि में भी बढ़ोतरी होगी। ये पुल दोनों देशों के मैत्री संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आपको बता दें कि छारछुम में काली नदी पर 110 मीटर का पुल बनेगा और इसके लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचे और यहां शुभारंभ किया गया। इस पुल के बन जाने से भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। पर्यटन की दृष्टि से भी दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये पुल छारछुम में काली नदी पर भारत नेपाल स्पान सेतु के लिए आज शिलान्यास हुआ है। पुल से भारत और नेपाल आने जाने में बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका यहां ये पुल अदा करेगा और आवागमन भी सुगम होगा। पुल बनने पर स्थानीय लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा फायदा होगा। पुल से भारत नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। मुख्यमंत्री धामी ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि धारचूला के जब दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे पिथौरागढ़, उस दरमियान छारछुम में काली नदी पर भारत नेपाल स्पान सेतु का आज उन्होंने शिलान्यास किया है। पुल बनने पर स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा, मुख्यमंत्री ने ये बात कही। पुल से भारत नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। साथ ही आपको ये बता दें कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है ये पुल। और अब से कुछ ही देर में लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हां, मोहम्मदी मकसूदपुर गांव में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इस दरमियान भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा के घर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सांसद वर्मा के पति की स्मृति में चल रहे अखंड पाठ में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री का उड़न खटोला वहां पहुंचेगा और उसके बाद वह सड़क मार्ग से रेखा वर्मा के घर पहुंचेंगे। थोड़ी देर में लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शिवम वाजपेयी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कुछ अपडेट आपके पास और कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इतिहास के मुताबिक बच्चे 12:50 हालांकि अभी तक इनका यहाँ लखीमपुर नहीं पहुंचा है, लेकिन उन्हें बताई जा रही है। अभी मेरी सीएम मोदी की बात की बताना कि किसी देर में उनका हेलीकॉप्टर यहीं जाएगा। उसके बाद में कार के माध्यम से भाजपा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा के आवास पर जाएंगे, जहाँ पे उनके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि उनके आज मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। पूरी ट्रिप को छावनी में तब्दील कर दी। दर्शकों को शिवम एक बार बताएं कि आखिर किस तरह से ये कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का। वो कितने बजे वहां उनका उड़न खटोला पहुंचेगा, उसके बाद वो सड़क मार्ग से कितने बजकर कितने मिनट पर वहां पहुंचेंगे और गांव में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे? जी, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को 12:50 तक यहाँ पहुंचा था। उसके बाद 10 मिनट में वो कार के माध्यम से मकसूदपुर पहुंच जाते। उसके बाद भी कार्यक्रम में शामिल थे, जहाँ पर रेखा वर्मा की जो है स्वर्गीय पति की स्थिति में आज भंडारे का आयोजन किया गया, उसमें उनको शामिल नहीं होता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा। देहरादून से बड़ी खबर, 74 अधिकारियों और कर्मियों के तबादलों पर रोक लगी है। शहरी विकास मंत्री की तरफ से हुए ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन करके तबादले किए। मुख्यमंत्री धामी ने सचिव को तलब करके तबादलों पर रोक लगवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के तबादला आदेश पर विवाद हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि 74 अधिकारियों के तबादले का आदेश देकर वह जर्मनी रवाना हुए। फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री धामी की टेबल पर पहुंचने पर बवाल मच गया। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास सचिव को तलब करके इन तबादलों पर रोक लगवाई। साथ ही शहरी विकास मंत्री विधानसभा में बैकडोर एंट्री को लेकर पहले से ही विवादों में है और नए तबादले आदेश से एक बार फिर से मंत्री अग्रवाल विवाद में आ गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें वह जर्मनी के दौरे पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
इस दरमियान इस मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद इन तबादलों पर रोक लगा दी। देहरादून का रुख करेंगे। अंशुमन हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंशुमन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? 74 अधिकारी कर्मियों के तबादलों पर रोक लगा दी है मुख्यमंत्री ने। जो तबादले हुए थे सुनील, और तबादलों के बाद जब ये सूची पहुंची मुख्यमंत्री आवास, तो मुख्यमंत्री आवास से इस पर लगाम लग गई। इस सूची को अभी स्थगित कर दिया गया है और क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल इस समय अपने विदेशी दौरे पर हैं और वहां पर गए हैं कुछ गुर सीखने उत्तराखंड के लिए, जो ठोस अपशिष्ट जो पदार्थ है उसके निस्तारण को लेकर वो अभी कैबिनेट मंत्री वहां पर गए हैं। और क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरीके से संदेह के घेरे में रहे हैं, जिस तरीके से रैंक से भर्तियां विधानसभा में हुई है, उनके समयकाल में 72 भर्तियां ऐसी हुई जिसमें नेताओं के करीबी उनके रिश्तेदारों की नौकरियां उससे लगी हैं, जिसको लेकर समस्याएं ज्यादा बढ़ी। और फिर क्योंकि विभाग में उनके तबादले हुए, अब इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि एक सवाल उनके ऊपर पहले भी उठ चुके हैं और एक नया मुद्दा विपक्ष को भी मिल गया है। और जब तबादले हुए, तबादलों के बाद क्योंकि अभी हरिद्वार में पंचायत चुनाव भी है और उसके लिए मतदान भी होना है, तो ये भी एक वजह मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री आवास से जो है ये लिस्ट को अभी इस पर आदेशित नहीं किया गया, इसको रोक दिया गया है। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर अंशुमन, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं और जो मामला आया है उनके संज्ञान में, उस पर तत्काल रोक लगाते हुए इन अभी तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन ऐसे में जब अपने विदेश दौरे से प्रेमचंद अग्रवाल लौटेंगे, उस दरमियान क्या उनसे इस मामले को लेकर बातचीत की जाएगी? क्या उम्मीद जताई जा रही है अंशुमन? बिल्कुल सुनील, निश्चित तौर पर, क्योंकि तबादले किए हैं, विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय कैबिनेट मंत्री हैं और तबादले करने का अधिकार है उनको। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो समय काल नहीं था और एक समय के पहले तबादले किए गए, जब सूची मुख्यमंत्री आवास गई तो अभी उस आदेश को रोक दिया गया है और आने वाले समय में क्योंकि जब दूसरा आदेश पारित होगा उसके बाद तबादले किए जा सकते हैं, लेकिन अभी वो तबादले नहीं हो सकते हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अभी इस समय यहाँ पे है नहीं, वो जर्मनी के अपने दौरे पर गए हैं, उनके साथ या पर मुख्य सचिव भी उनके साथ गए हैं और जब वो लौटेंगे उसके बाद उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि मुद्दा दो अलग अलग महत्वपूर्ण है, जो जिस तरीके से वो संदेह के घेरे में आए। अभी जांच का विषय है और विधानसभा में जांच चल रही है, तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तो उसके बाद सरकार किसी प्रकार का ऐसा कदम उठाना नहीं चाहेगी। बहुत शुक्रिया अंशुमन आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को खटीमा नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने खटीमा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से घायल महिलाओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिजली गिरने से मृतक महिला की मौत पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। गौरतलब है कि यह घटना उस वक्त घटी जब वह स्कूटी से घर जा रही थी, तभी ये हादसा हो गया और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें 2 अन्य महिलाएं इस दरमियान घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए इलाज किस तरह का चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस दरमियान मुख्यमंत्री खुद अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। हालांकि जिस महिला की जान गई है उस पर गहरी संवेदना उन्होंने प्रकट की है। डॉक्टरों को समुचित इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की जान चली गई, जबकि 2 महिला गंभीर रूप से झुलस गईं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समूह ग की परीक्षा इलेक्शन मोड में कराई जाएंगी, आपको बता दें, और इसके लिए आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग ने परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू करने का सुझाव भी दिया है। समूह ग की भर्ती परीक्षाएं होंगी इलेक्शन मोड में। परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 होगी लागू। परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल रहेंगे तैनात। लोक सेवा आयोग ने शासन को भेजा प्रस्ताव।
SSSC पेपर लीक कांड के कारण 23 भर्ती परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को दी गई है। आयोग को लगभग 7,000 पदों पर भर्ती का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम के निर्देश के मद्देनजर आयोग परीक्षाओं में किसी तरह की संभावित धांधली रोकने के लिए चाक चौबंद तैयारी में लगा है। इसके लिए आयोग ने समूह ग की होने वाली भर्ती परीक्षाओं को इलेक्शन मोड में कराने की योजना बनाई है। पेपर लीक मामले की तरह कोई चूक नहीं हो, इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। आयोग ने चुनाव में मतदान केंद्रों की तरह परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने का सुझाव दिया है। इसी तरह परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं को तय स्थानों तक पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। आयोग ने जिला स्तर पर होने वाली परीक्षाएं संबंधित जिलाधिकारी की देखरेख में कराने और एडीएम को नोडल अफसर बनाने की सिफारिश की है। तहसील और नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी को जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर नामित करने का सुझाव दिया गया। आयोग ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात किया जाए। परीक्षा के सही ढंग से संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के प्राचार्य और केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएं। परीक्षा केंद्र पर तहसीलदार स्तर के एक अधिकारी को प्रशासन की ओर से नामित करने का सुझाव दिया गया है। लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर शासन में मंथन शुरू हो गया है। आयोग के प्रस्तावों को जल्द ही शासन की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी का आज दिल्ली का दौरा है। आपको बता दें, पार्टी आलाकमान के कई केंद्रीय मंत्रियों से भी वो इस दरमियान मुलाकात उनकी हो सकती है। आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। उत्तराखंड के विकास को लेकर कई परियोजनाओं पर चर्चा की जा सकती है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात गणेश जोशी की हो सकती है और इस दरमियान आपको बता दें, पार्टी आलाकमान से भी मुखातिब होंगे गणेश जोशी। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का दिल्ली दौरा है और इस बीच आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं गणेश जोशी। देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे और इस दरमियान मुलाकात कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों से। पार्टी आलाकमान से भी मुलाकात होगी और इस दरमियान उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी उत्तराखंड में विकास की योजनाओं को किस तरह से आगे और बढ़ाना है, इस पर भी रायशुमारी हो सकती है। तो उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि यह बहुत आपराधिक कृत्य हुआ है, दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक माँ बाप अपने बच्चे को उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी आशा होती है कि उनका बेटा या बेटी अच्छा काम करे, शिक्षा हासिल करने के साथ ही एक अच्छी नौकरी भी हासिल करे। लेकिन इस तरह की धांधलेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और यह निंदनीय है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एसटीएफ ने काम जो किया है उसमें काफ़ी तेजी देखने को मिली है और एसटीएफ अच्छा काम कर रही है। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से हुआ है ये दुखद है, दुखद ही नहीं, मैं कहूँ कि बहुत ही आपराधिक कृत्य हुए हैं। नौजवान आखिर जब एक में धांधली, दूसरे में धांधली, तीसरे में धांधली आएगी तो हमारी नई पीढ़ी किस पे विश्वास करेगी। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि उनको कल नौकरी मिलेगी और ऐसा होगा तो ये इसका स्वाभाविक रूप से बड़ी नेगेटिव प्रतिक्रिया है, इसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया है। उत्तराखंड में भर्ती धांधलियों को लेकर नेताओं के अपने अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और अपने बयानों
को आपको बता दें कि बचाने के लिए नेता सफाई भी दे रहे हैं। विधानसभा में हुई बैकडोर से भर्ती के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह कोई राणा है, कोई चौहान है, कोई रावत है, छोटा सा प्रदेश है, कोई ना कोई किसी न किसी का रिश्तेदार है। अगर भर्ती धांधली को हम इस लिहाज से देखेंगे तो हर कोई किसी न किसी का करीबी मिलेगा। विधानसभा मामले को इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसे सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दोषी है उसको किसी कीमत बातें हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दोषी है उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये छोटा राज्य है, आप राणा हैं, ये चौहान हैं, ये रावत हैं। अब जो रावत है उस किसी न किसी का तो रिश्तेदार होगा, छोटा सा राज्य है। ये इस एंगल पर नहीं, हाँ कोई गड़बड़ हुआ है तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कहीं भी कोई गड़बड़ हुआ है तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ खड़ी है। लेकिन फर्जी, मुझे मालूम है, मैंने तो स्वयं मीडिया में बोला कि जिस तरीके से कुछ लोगों को एक आदत सी हो गई है फर्जी चीज़ों को चलाने की, लेकिन जिसमें सच्चाई है, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई भी दी इस दिशा में कि जो भी उन्होंने कहा भी कि दोषी कोई भी होगा किसी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। मसूरी दौरे पर पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मसूरी के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दीदार किया। राज्यपाल पहले मसूरी के गांधी चौक पहुंची, जहां पर उन्होंने ऊन व्यू का दीदार किया और इसके बाद राज्यपाल अपने काफिले के साथ मसूरी के 4 दुकान और लाल टिब्बा पहुंची, जहां पर उन्होंने हिमालय की श्रृंखला का अद्भुत नजारा देखा। वहीं राज्यपाल LBS एकेडमी के भी कार्यक्रम में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगी। खबर टिहरी से है, जहां पर बांध की झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं बांध परियोजना के अधिकारी अब बाढ़ प्रभावितों को उनका हक देने की बात कह रहे हैं। बांध परियोजना के निदेशक UK सक्सेना ने बताया कि पुनर्वास विभाग को पहले ही एक बड़ा पैकेज दे दिया गया ताकि बाढ़ प्रभावितों को उनका मुआवजा मिल सके। कुछ लोग बेवजह ही बांध की झील के पास रह रहे हैं, जबकि पहले से ही कई लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया जा चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी गांव-गांव में जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हिंदी खबर ने पीठपुरी ग्राम पंचायत में ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया और मतदाताओं से बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव सरगर्मी दिन दिन बढ़ रही है और जब से चुनाव चिन्ह मिले हैं उसके बाद से ही प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। हम हरिद्वार के पीठापुरी ग्राम पंचायत में हैं। ये नदी के किनारे, गंगा किनारे वाला अंतिम गांव है इस विधानसभा का। बात करेंगे कुछ ग्रामीण हमारे बीच में, किस तरह के मुद्दों के साथ में ये प्रत्याशियों क्या अपनी मांग कर रहे हैं और किस तरह प्रत्याशी इनके सामने आ रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? होसराम सैनी, रामपुर रायगढ़। अच्छा होसराम जी, इस बार क्या मुद्दे हैं मन में? क्या क्या मुद्दे लेकर के जो प्रत्याशी आए हैं क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ तो मुद्दा जिला पंचायत का सब समय जो हमारे राजसी भाई ने हमारे गाँव विकास कार्यों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। विकास कार्य गाँव में यहाँ बहुत सड़कें डलवाई हैं, नलके भी गड़वाए हैं। क्या गाँव में नालियाँ सड़कें सब चकाचक हैं एकदम? बिल्कुल, नालियाँ सड़कें सब ठीक है, नलके भी गड़वाए हैं। सब ग्राम प्रधान से क्या उम्मीद रखते हैं जो प्रत्याशी इस बार हैं उनसे? जो इस बार प्रत्याशी ग्राम पंचायत में नई उम्र के लड़के हैं, उनसे भी यही कह रहे हैं कि हम अच्छा काम करेंगे आने वाले समय में, और प्रत्याशी भी ठीक है। प्रत्याशी ठीक है। आप बताओ क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो विकास के ही हैं सर। जो प्रधान के अंडर में आते हैं काम उन्हें प्रधान करेंगे ही, और किया भी है पहले भी। कितने प्रत्याशी आपके यहाँ से हैं? हमारे यहाँ से 4 प्रत्याशी है प्रधान पद के। तो आपको लगता है कि इस बार जो है पहले के मुकाबले जो प्रत्याशी हैं वो अलग जोश खरोश के साथ में हैं, या उनमें और पहले प्रत्याशियों में कुछ अंतर देखते हैं आप? कोई खास अंतर नहीं है। जो युवा प्रत्याशी है उनके प्रति ज्यादा रुझान है युवाओं के प्रति। जैसे कि हरिद्वार देहात क्षेत्र में काफी शराब का प्रचलन रहा, कई लोगों की मौत भी हुई है। यहाँ इस तरह का कोई प्रत्याशी मतलब शराब का प्रचलन चल रहा है या कुछ और चीज बांट रहे हैं? ऐसा कोई प्रचलन नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है,
विकास के मुद्दे पर वोट मिल रहा है। विकास के मुद्दे पे कोई दावत पानी का कोई नाम नहीं है। अमरीश चौहान। अमरीश भाई, आप बताओ, युवा भी हैं, मुद्दा केवल विकास का है या कुछ और मुद्दे भी हैं? नहीं, विकास का ही मुद्दा है यहाँ पे। विकास में खास तौर पर क्या है? विकास में खास तौर पे यही है, सड़कें बननी चाहिए, गरीब जनता की मदद होनी चाहिए भाई। आर्थिक व्यवस्था जिनकी खराब है उनका थोड़ा मदद हो जाए, लड़के की शादी वगैरह में कोई सहायता करे, ऐसे कैंडिडेट को चुन रहे हैं आप। सड़कों की सफाई, नालियां साफ होनी चाहिए, ये इनकी डिमांड है। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि युवा प्रत्याशियों पर ज्यादा जोर है, युवाओं से उम्मीद है। और एक चीज और अच्छी यहाँ सामने आई इस गांव में, उन्होंने कहा कि यहाँ शराब की किसी प्रकार का प्रचलन नहीं, यानी कि इस चुनाव में ये प्रत्याशियों को साफ कह रहे हैं मतदाता कि शराब नहीं लेंगे और नहीं पटने देंगे। सीधे सीधे विकास का मुद्दा मन में है, विकास कराएंगे, विकास परक प्रत्याशी को जिताएंगे। जसप्रीत सिंह, खबर लक्सर। चंपावत जिले में हुई भारी बारिश के चलते टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 कई जगहों से बंद हो गया था, जिसे खोले जाने का कार्य सुबह से ही जारी है। आपको बता दें कि सभी स्थानों पर मशीनों के माध्यम से मार्ग खोलने का कार्य लगातार किया जा रहा है। NH कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग कुछ जगहों पर खोलकर यातायात सुचारू कर दिया है। तो वहीं जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी ने NH के अधिकारियों के साथ स्वाला अमोड़ी सड़क का स्थलीय निरीक्षण भी किया। ये कल जो बारिश आई थी तो कल से ये सुबह से ही बंद है, तो अभी ये खोल दिया गया है मोटर व्हीकल्स के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस एंड ट्रक्स हैं, लॉजिस्टिक्स का ये मेन रूट है और पिथौरागढ़ जाने का मेन रास्ता भी है। तो अभी ये खोल दिया गया है और ऐसे हमारे 28 पॉइंट्स हैं पूरे चंपावत में, जिनका 190 करोड़ प्लस का भारत सरकार में DPR गया हुआ है। इंतजार हुसैन के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कालाडूंगी वो पहुंचे, जहां पर मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष महमूद हसन बंजारा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने हाजी हबीब उल्लाह शाह की दरगाह पर चादर पोशी की और देश में अमन चैन कायम रहने के लिए दुआ मांगी। साथ ही उन्होंने इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम समाज के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को बताया और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन और लैंडस्लाइड की जगह जगह सड़क मार्ग बंद होने की खबर भी देखने को मिल रही है। बरसात के दरमियान चारधाम यात्रा को सरल बनाने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए SP उत्तरकाशी द्वारा सभी जवानों को अलर्ट मोड पर रहते हुए सुरक्षित यात्रा के निर्देश दिए हैं। पुलिस जवानों ने भूस्खलन और लैंडस्लाइड के बीच श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराई है। उत्तरकाशी पुलिस के जवानों की सेवा, सुरक्षा और समर्पण भाव की श्रद्धालुओं ने भी जमकर तारीफ की है। खबर बेरीनाग से है, जहां पर चचरित गांव में घर की रसोई में काम कर रही एक महिला की पीठ से आपको बता दें कि करीब 2.5 साल की बेटी को गुलदार आपको बता दें छीनकर भाग गया। साथ ही घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर परिजनों को बच्ची का शव मिला और इससे कुछ ही देर पहले मासूम अपने परिजनों के साथ गांव में खतरडबा लोक पर्व मनाकर घर लौटी थी। करीब 150 मीटर दूरी पर परिजनों को बच्ची मृत अवस्था में मिली और इस क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। विधायक फकीर राम टमटा, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज विश्व ने परिजनों को ढांढस बंधाया और सरकार से आर्थिक सहायता का भरोसा भी दिया। आई मत रखन भी